हरीराम की नींद किसी आवाज से नहीं खुली। ना अलार्म, ना मुर्गे की बाग। उसकी आंख हर रोज की तरह अपने आप खुल गई। बाहर अभी अंधेरा था, लेकिन रात जा चुकी थी। उसने खाट से पैर नीचे रखे तो मिट्टी ठंडी लगी। वही मिट्टी जो उसके घर की जमीन थी और उसी की रोजी भी। वो बिना किसी को जगाए बाहर निकला। आसमान की तरफ देखा। बादल नहीं थे। हरीराम ने हल्की सी सांस छोड़ी। ये राहत की सांस नहीं थी, ये अंदाजे की सांस थी। उसने खुद से धीमे में कहा। आज भी ऊपर खाली है। ये वाक्य रोज उसके मुंह से निकलता था, बिना सोचे। हल कंधे पर रखकर वो खेत की तरफ चल पड़ा। रास्ते में गांव सो रहा था। कुत्ते भी चुप थे। उससे अच्छा नहीं लगा। जब गांव चुप रहता है तो किसान ज्यादा सोचता है। खेत में पहुंचते ही वो रुक गया। जमीन फटी हुई थी। दरारें ऐसी थी जैसे किसी ने नाखून से जमीन को नोच दिया हो। हरीराम नीचे बैठ गया। उसने मिट्टी उठाई, हथेली में रगड़ी। मिट्टी बिखर गई। उसने आंखें बंद कर ली और धीरे से बोला। पिछली बार तूने साथ दिया था, इस बार क्यों मुंह फेर लिया? जवाब में बस हवा चली, कोई आवाज नहीं आई। घर लौटते समय उसके कदम भारी थे। घर के अंदर माँ खाट पर बैठी थी। उनके पैर सूजे हुए थे। माँ ने उसकी तरफ देखा और पूछा। खेत हो आया बेटा। हरीराम ने सिर हिला दिया। माँ ने फिर पूछा। कुछ उम्मीद दिखी बेटा। हरीराम कुछ नहीं बोला। माँ सब समझ गई। उन्होंने आंखें फेर ली। पिता अंदर खांस रहे थे। खांसी पुरानी थी, गहरी थी। हरीराम ने पानी दिया। पिता ने पानी पीते हुए पूछा। दवा ली बेटा? हाँ बापू। सच ये था कि दवा खत्म हो चुकी थी, लेकिन सच बोलने की हिम्मत नहीं थी। कुछ देर चुप्पी रही। फिर पिता ने अचानक पूछा। कर्ज कितना है बेटा? ज्यादा नहीं है, संभाल लूंगा। झूठ मत बोल। क्या बोलूं? ये बोलूं कि बीज उधार का है, खाद ब्याज पर है, या ये कि अगर इस बार बारिश नहीं हुई तो अगली बार बोने को जमीन नहीं बचेगी? कमरे में सन्नाटा भर गया। माँ ने कुछ कहना चाहा, फिर चुप रह गई। पिता ने आंख बंद कर ली। हरीराम को मंडी की याद आ गई। श्याम ने हंसते हुए कहा था। रेट गिर गया है हरी। सरकार का भाव कागज में अच्छा है, हाथ में नहीं। तो हम क्या करें? अगली बार अच्छा होगा। ये अगली बार हर साल आता था, लेकिन कभी साथ कुछ नहीं लाता था। शाम को शांति ने धीरे से कहा। स्कूल से मैसेज आया है, बच्चों की फीस बाकी है। अगले महीने देखेंगे। हर महीने यही बोलते हो। तो क्या करूं? खेत बेच दूं या अपने हाथ? शांति चुप हो गई। कुछ जवाब ऐसे होते हैं जिनका जवाब नहीं होता। रात को हरीराम बाहर बैठा था। आसमान साफ था, तारे दिख रहे थे। उसने खुद से कहा। सब कहते हैं किसान अन्नदाता है, लेकिन जब भूख आती है तो वही अन्न सबसे दूर लगता है। उसकी आवाज भारी थी, लेकिन आंखें सूखी थी। उसे रोने की आदत भी नहीं बची थी। उस रात खेत सूखा था, लेकिन हरीराम के अंदर कुछ और सूख रहा था। अगले कुछ दिन हरीराम ने आसमान की तरफ देख देख कर काटे। सुबह उठते ही वही आदत, बाहर निकलना, गर्दन ऊपर करना और बिना कुछ बोले लौट आना। गांव में चर्चा शुरू हो चुकी थी। इस बार बारिश देर से आएगी। किसी ने कहा था, ऊपर सब गड़बड़ है। हरीराम को ऐसे वाक्य डराते नहीं थे, लेकिन थका देते थे। एक दोपहर अचानक हवा बदली। धूल उड़ने लगी। आसमान पर बादल जमा हुए। हरीराम खेत में ही था। उसने हल रोक दिया और बादलों को देखा। उसके मुंह से अपने आप निकला। आ गई क्या? कुछ ही मिनटों में बूंदें गिरने लगी। पहले हल्की, फिर तेज। हरीराम मिट्टी में खड़ा भींगता रहा। उसने आंख बंद कर ली। उस वक्त उसके चेहरे पर मुस्कान थी। बहुत दिनों बाद। बारिश 3 दिन चली। गांव में उम्मीद लौट आई। हरीराम ने फिर से मेहनत शुरू की। खेत की मेड़ ठीक की, बीज बोए, खाद डाली।
उसने खुद से कहा। इस बार बच जाएगा। उसने ये बात किसी और से नहीं कही, सिर्फ खुद से कही। क्योंकि अगर टूटना हो तो अकेले टूटना आसान लगता है। लेकिन चौथे दिन बारिश रुक गई। फिर पांचवां दिन, छठा और सातवां। धूप तेज हो गई। मिट्टी ऊपर से गीली थी, अंदर से सूखी। बीज अंकुरित तो हुए लेकिन टिक नहीं पाए। कुछ पौधे पीले पड़ने लगे। हरिराम रोज खेत में खड़ा उन्हें देखता रहता। वो पौधों से ऐसे बात करता था जैसे किसी बीमार बच्चे से। एक शाम उसने सूखी पत्तियां हाथ में ली और कहा। इतनी जल्दी कैसे हार मान ली? जवाब नहीं मिला। जवाब कभी नहीं मिलता, बस सन्नाटा मिलता है। घर में माहौल बदलने लगा। माँ की तबीयत और बिगड़ गई। जोड़ों का दर्द बढ़ गया था। वो रात में कराहती थी। पिता की खांसी अब सीने से नहीं, अंदर से आती थी। हरिराम दोनों के बीच खड़ा रहता, कभी माँ के पास, कभी पिता के पास। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे गहरे हो गए थे। एक रात पिता ने कहा। हरी, शहर ले चल। कल चलेंगे बापू। उसे पता था कल के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन नहीं बोलने की हिम्मत नहीं थी। माँ ने धीरे से कहा। बहुत खर्च हो जाएगा। अम्मा, खर्च बाद में देखेंगे। लेकिन उसके दिमाग में हिसाब पहले से चल रहा था। अगले दिन वो साहूकार के यहाँ गया। वही पुराना घर, वही पुरानी कुर्सी। साहूकार ने रजिस्टर खोला, बिना ऊपर देखे बोला। ब्याज बढ़ रहा है। फसल खराब हो रही है। मेरी फसल तो नहीं खराब हुई। ये वाक्य हरिराम के सीने में अटक गया। उसने कुछ नहीं कहा, उसने बस हाथ जोड़ दिए। वापस आते हुए उसे मंडी का रास्ता दिखा। सूनी पड़ी थी। कुछ किसान खड़े थे, चुप। कोई भाव नहीं पूछ रहा था। सब जानते थे इस बार कुछ नहीं मिलेगा। हरिराम ने सोचा, अगर ये फसल नहीं बची तो अगली कैसे बोऊंगा? सवाल का कोई जवाब नहीं था। घर लौटा तो शांति ने बताया। स्कूल से फिर फोन आया है। मास्टर ने कहा है कि बच्चों को परीक्षा देने नहीं देंगे। बच्चे क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं, बस पूछते हैं हम स्कूल कब जाएंगे। हरिराम ने सिर झुका लिया। उसे लगा जैसे जवाब उसके पास है, लेकिन जुबान पर नहीं आता। रात को वो खेत गया। अंधेरा था। पौधे हवा में हिल रहे थे। उसने एक पौधे की तरफ देखकर कहा। तू भी मेरे जैसा निकला। उस वक्त उसकी आवाज़ में गुस्सा नहीं था, बस थकान थी। घर लौटकर वो चारपाई पर बैठ गया। माँ सो रही थी। पिता करवट बदल रहे थे। शांति चुपचाप बच्चों को सुला रही थी। हरिराम ने खुद से कहा। मैं खेत नहीं छोड़ सकता, लेकिन खेत भी मुझे नहीं थाम पा रहा। ये बात उसने पहली बार जोर से सोची। उस रात बारिश नहीं आई और उम्मीद जो 3 दिन पहले लौटी थी फिर से सूखने लगी। 10वें दिन हरिराम को मान लेना पड़ा कि अब कुछ नहीं बचेगा। खेत में खड़ा होकर उसने चारों तरफ देखा। जहाँ हरे पौधे होने चाहिए थे वहाँ पीले तिनके खड़े थे। कुछ जगह जमीन नंगी थी। बारिश ने शुरुआत दी थी लेकिन निभाया नहीं। हरिराम ने खेत के बीच खड़े होकर आंखें बंद की। इस बार उसने कुछ कहा नहीं, क्योंकि कुछ बोलने लायक बचा नहीं था। गांव में अब लोग पूछना भी छोड़ चुके थे। पहले हाल चाल पूछते थे, अब नजरें चुरा लेते थे। किसान एक दूसरे का दर्द समझते हैं, इसलिए ज़्यादा सवाल नहीं करते। हरिराम जब रास्ते से गुजरता तो उसे लगता जैसे सबको पता है उसकी फसल मर चुकी है। घर में चूल्हा अब कम जलने लगा था। शांति ने सब्जी बनानी बंद कर दी थी। दाल पतली हो गई थी। बच्चों ने पूछना छोड़ दिया था कि आज क्या बनेगा। माँ ने एक दिन धीरे से कहा, आज पेट भरा है, मैं खाना नहीं खाऊंगी। हरिराम जानता था ये झूठ है जो माँ सिर्फ बेटे के लिए बोलती है। पिता की हालत अचानक बिगड़ गई। एक रात खांसी के साथ खून आ गया। हरिराम ने पिता को संभाला। पिता ने कमजोर आवाज में कहा, हरी, शहर ले चल। हरिराम ने सिर हिलाया। उस वक्त उसके दिमाग में कोई हिसाब नहीं था, सिर्फ डर था।
अगली सुबह वो पिता को साइकिल पर बिठाकर शहर ले गया। रास्ता लंबा था, हर झटके पर पिता कराहते थे। अस्पताल में भीड़ थी। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर कहा, इलाज तुरंत चाहिए। हरीराम ने पूछा, कितना खर्च आएगा? डॉक्टर ने जो नंबर बोला वो हरीराम की समझ से बाहर था। उसने बस इतना कहा, इतना नहीं है मेरे पास। वापसी में पिता ने कुछ नहीं कहा। हरीराम भी चुप था। दोनों समझ रहे थे कि बात पैसों की नहीं, हालात की है। घर पहुंचकर पिता ने कहा, मुझे घर में ही रहने दे बेटा, हम गरीब आदमी हैं। ठीक है बापू, आप घर में ही रहिए। साहूकार फिर आया। इस बार वो घर तक आ गया। उसने कहा, समय हो गया है हरी कर्ज चुकता करने का। फसल खराब हो गई है मालिक, कहाँ से चुकता करूं? साहूकार ने चारों तरफ देखा और बोला, खराब तो घर भी हो सकता है, अगर कर्ज चुकता नहीं किए तो समझे। ये धमकी सीधी नहीं थी। हरीराम ने सिर झुका लिया। रात को शांति ने पहली बार रोते हुए कहा, हम कब तक ऐसे चलेंगे? हरीराम ने कुछ नहीं कहा। वो जवाब देना चाहता था, लेकिन जवाब उसके पास भी नहीं था। बच्चों की तरफ देखा, वो सो रहे थे। उनके चेहरे शांत थे। हरीराम को वही चेहरे सबसे ज़्यादा डराते थे। उस रात वो देर तक जागता रहा। बाहर खेत अंधेरे में डूबा था। उसने खुद से कहा, अगर मैं टूट गया तो ये सब कौन संभालेगा? और अगर मैं ही वजह हूँ सब टूटने की? ये ख्याल उसने झटके से हटाने की कोशिश की, लेकिन वो चिपक गया। अगली सुबह हरीराम खेत नहीं गया। पहली बार वो घर में बैठा रहा। माँ ने पूछा, आज खेत नहीं गया हरी? आज नहीं। माँ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखें भर आई। उन्हें समझ आ गया था, जब किसान खेत से दूर रहने लगे तो अंदर कुछ बहुत गहरा टूट चुका होता है। उस दिन हरीराम ने कागज और पेंसिल निकाली। हिसाब लिखा, कर्ज, ब्याज, दवा, फीस। आखिर में उसने देखा, हर जोड़ उसे और नीचे ले जा रहा है। उसने कागज मोड़ दिया। उसे लगा जैसे जिंदगी भी ऐसे ही मोड़ खा चुकी है। शाम को बारिश की खबर आई थी रेडियो पर, किसी और जिले की। हरीराम ने रेडियो बंद कर दिया। उसने खुद से कहा, बरसात भी अब अपने हिसाब से आती है। उस रात उसने पहली बार वो बात सोची जिसे किसान जोर से नहीं सोचते, बस चुपचाप सह लेते हैं। अब खेत को खराब कहना भी गलत लगने लगा था। वो बस खेत नहीं रहा था, वो एक खाली जगह बन गया था। हरीराम कई बार वहां जाता, खड़ा रहता और बिना कुछ किए लौट आता। न हल उठाता, न मिट्टी छूता, जैसे खेत और उसके बीच अब कोई रिश्ता ही नहीं बचा हो। एक सुबह माँ की हालत अचानक बिगड़ गई। उनके शरीर में तेज बुखार था। आंखें खुली थी, लेकिन पहचान नहीं रही थी। वो कभी हरीराम को देखती, कभी दीवार को। पिता ये सब देख रहे थे। उनकी आंखों में डर था, लेकिन वो बोल नहीं रहे थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, हरी, डॉक्टर के पास ले जा। हरीराम ने सिर हिलाया। इस बार कल बोलने की हिम्मत भी नहीं हुई। वो माँ को लेकर फिर शहर गया, इस बार बस से। रास्ते में माँ का सिर उसके कंधे पर टिका था। हरीराम को हर झटके पर लगता कहीं माँ फिसल ना जाए। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, इन्फेक्शन है, भर्ती करना पड़ेगा। कितना? डॉक्टर ने जवाब दिया। हरीराम ने वही किया जो अब उसकी आदत बन चुकी थी, चुप रह गया। उसने बाहर आकर शांति को फोन किया। माँ को रखना पड़ेगा। पैसे? देख लूंगा। ये देख लूंगा अब एक झूठ नहीं था, एक मजबूरी थी। अस्पताल के बाहर उसने साहूकार को फोन किया। बहुत देर तक घंटी जाती रही। आखिर फोन उठा। हरीराम ने कहा, थोड़े पैसे चाहिए मालिक। जमीन गिरवी रखोगे? हाँ। उस वक्त उसे ऐसा लगा जैसे उसने जमीन नहीं, अपनी रीढ़ रख दी हो। शाम तक कागज बन गए। अंगूठा लगा। हरीराम ने कागज को देखा। वही जमीन जिस पर उसने बचपन में नंगे पांव दौड़ लगाई थी।
अब किसी और के नाम पर लिखी जा रही थी। उसने कलम पकड़ी, फिर छोड़ दी। साहूकार ने कहा, अंगूठा ही काफी है। हरीराम ने अंगूठा लगा दिया। माँ अस्पताल में थी, बुखार थोड़ा कम हुआ था। उन्होंने आंख खोली और हरीराम को देखा। धीमे से बोली, खेत? सब ठीक है अम्मा। माँ ने उसकी तरफ देखा, जैसे समझ गई हो। उन्होंने कहा, मिट्टी बेची नहीं जाती। हरीराम की आंखें भर आई, लेकिन उसने चेहरा फेर लिया। घर लौटकर पिता ने पूछा, माँ कैसी है? ठीक हो जाएगी। जमीन? हरीराम चुप रहा। पिता सब समझ गए। उन्होंने आंख बंद कर ली। उनकी पलकों से एक आंसू निकला, लेकिन वो बोले नहीं। बच्चों ने पूछा, दादी कब आएंगी? जल्दी। बच्चे खुश हो गए। उन्हें नहीं पता था कि जल्दी का मतलब यहाँ सिर्फ दिलासा है। रात को हरीराम अकेला बाहर बैठा था, हताश निराश। उसने खुद से कहा, खेत मेरा नहीं रहा, लेकिन जिम्मेदारी अभी भी मेरी है। ये बात उसने जोर से नहीं कही, बस होठ हिले। उस रात उसने सपने में बारिश देखी, तेज बारिश। खेत हरा था, माँ हंस रही थी, पिता खड़े थे, बच्चे दौड़ रहे थे। अचानक नींद खुल गई। बाहर अंधेरा था, सन्नाटा था। हरीराम देर तक छत को देखता रहा। अब उसके पास मिट्टी नहीं थी, लेकिन कर्ज, बीमारी और जिम्मेदारी सब अभी भी वहीं थे। अस्पताल की गंध हरीराम के कपड़ों में बस गई थी। दवा, पसीना और सफाई के केमिकल सब मिलकर एक ऐसी गंध बनाते थे जिसे वो अब पहचानने लगा था। माँ की हालत स्थिर कहीं जा रही थी, लेकिन स्थिर शब्द में कोई भरोसा नहीं था। हरीराम दिन में 2 बार अस्पताल जाता, बाकी समय घर और बाहर के काम संभालता। नींद अब उसकी जरूरत नहीं रही थी। एक दोपहर डॉक्टर ने कहा, दवाइयाँ बदलनी पड़ेंगी। क्यों? रिस्पॉन्स कम है। हरीराम ने सिर हिलाया। उसने पैसे नहीं पूछे, क्योंकि उसे पता था जो भी होगा उसकी औकात से बाहर ही होगा। घर पर पिता ज्यादा बोलने लगे थे। बीमारी उन्हें चुप नहीं, बेचैन बना रही थी। उन्होंने एक दिन कहा, अगर खेत चला गया है तो मजदूरी कर ले। हरीराम ने जवाब नहीं दिया। वो जानता था, मजदूरी करेगा तो घर कौन संभालेगा? घर संभालेगा तो पैसे कहाँ से आएंगे? हर रास्ता आधा था। शांति ने मनरेगा का काम शुरू किया। सुबह निकलती, शाम को लौटती। हाथों में छाले थे। एक दिन उसने कहा, आज 100 रुपये मिले। हरीराम ने सिर हिलाया। वो शुक्रिया भी नहीं बोल पाया, क्योंकि 100 रुपये अब उसे छोटे लगने लगे थे। और यही बात उसे सबसे ज्यादा डराती थी। बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया। मास्टर ने कहा था, जब फीस आए तब भेज देना। बच्चे पहले दिन खुश थे, छुट्टी मिली थी। तीसरे दिन उदास हो गए। चौथे दिन उन्होंने पूछना ही छोड़ दिया। हरीराम ने उन्हें देखा और खुद से कहा, मैं इन्हें क्या दे रहा हूँ? एक शाम साहूकार फिर आया। इस बार उसकी आवाज में सख्ती थी। उसने कहा, समय निकल रहा है। माँ अस्पताल में है। बीमारी समय नहीं देखती। ये वाक्य हरीराम के दिमाग में देर तक गूंजता रहा। रात को अस्पताल में माँ ने हरीराम का हाथ पकड़ा। बहुत देर बाद उन्होंने साफ बोला, हरी बच्चों को पढ़ाना, हाँ अम्मा। जमीन मत छोड़ना। हरीराम कुछ नहीं बोला। उसने सिर्फ हाथ दबा दिया। उस वक्त झूठ बोलना भी उसे गुनाह लगा। पिता ने उसी रात कहा, अगर मैं नहीं रहा तो माँ का ध्यान रखना। ऐसा मत बोलो बापू। जिंदगी सबको बोलने पर मजबूर कर देती है। अगले दिन अस्पताल का बिल बढ़ गया। हरीराम ने डॉक्टर से पूछा, कुछ कम? नियम है। उसने काउंटर पकड़ा और कुछ सेकंड चुप खड़ा रहा। फिर बोला, ठीक है। उस ठीक है में ना हामी थी ना ताकत, बस हार थी। शाम को उसने पहली बार मजदूरी का काम पकड़ा। ईंट ढोए, हाथ कांपे, पीठ दुखी। किसी ने पूछा, किसान हो? हाँ। वो शब्द अपने आप निकल गया।
बाद में उसे लगा जैसे उसने खुद को ही छोटा कर दिया हो। रात को घर लौटकर उसने बच्चों को देखा। वो ज़मीन पर बैठे कुछ लिखने की कोशिश कर रहे थे। किताबें नहीं थी। शांति ने कहा। कागज नहीं बचा। हरिराम बहुत दुखी हुआ। उस रात हरिराम ने खुद से कहा, अगर मैं और झुक गया तो शायद सब खड़ा रह जाएगा। ये सोच उसे डरावनी लगी, क्योंकि झुकते झुकते आदमी कब टूट जाता है उसे पता ही नहीं चलता। अस्पताल की रातें अब हरिराम को डराने लगी थी। दिन में जो बातें टल जाती थी, रात में वही सवाल बनकर सामने खड़ी हो जाती थी। माँ की सांसें हल्की थी, कभी तेज कभी रुक सी जाती। हरिराम पास बैठा रहता और हर बार सोचता, अगर इस बार सांस नहीं आई तो क्या करूँगा। एक रात माँ ने अचानक आंखें खोली। हरिराम तुरंत उनके पास खड़ा हो गया। माँ ने बहुत धीमी आवाज में कहा, हरी, तू थक गया है? थोड़ा। किसान थकता नहीं, बस चुप हो जाता है। ये कहकर वो फिर सो गई। हरिराम देर तक वही शब्द सुनता रहा। सुबह डॉक्टर ने बुलाया। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। उन्होंने कहा, स्थिति नाजुक है, अगले 24 घंटे अहम है। हरिराम ने पूछा, अगर। डॉक्टर ने बात पूरी नहीं की, बस इतना कहा, तैयार रहिए। हरिराम पहली बार कांप गया। उसने जेब में हाथ डाला। जेब खाली थी। वो बाहर आया, अस्पताल के बरामदे में बैठ गया। सामने लोग थे, आवाजें थी, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसने खुद से कहा, अगर अम्मा चली गईं तो मैं क्या बचा पाऊंगा। इस सवाल का जवाब उसने खुद को भी नहीं दिया। घर पर पिता अब बिस्तर से उठ नहीं पा रहे थे। माँ के बिना घर सूना लगने लगा था, जबकि माँ अभी गई भी नहीं थी। पिता ने एक दिन हरिराम को पास बुलाकर कहा, जमीन चली गई तो क्या हुआ? आदमी तो जिंदा रहना चाहिए। आदमी जिंदा है बापू, बस सांसें भारी हैं। भारी सांसें ही आदमी को बूढ़ा बना देती है। शांति ने बताया कि मनरेगा का काम भी बंद होने वाला है। काम कम हो गया था। हरिराम ने कुछ नहीं कहा। वो अब खबरें सुनकर प्रतिक्रिया देना भूल चुका था। जैसे हर नई परेशानी बस एक और बोझ बनकर उसके कंधे पर रख दी जाती थी। एक दिन साहूकार ने संदेश भिजवाया, बात करनी है। हरिराम गया। साहूकार ने कहा, अगर पैसे नहीं मिले तो जमीन मेरे नाम हो जाएगी। अब जानते हैं, उस जमीन पर मेरे माँ बाप ने जिंदगी लगा दी है। जिंदगी भावना से नहीं चलती। हरिराम उस पल कुछ जोर से बोलना चाहता था, लेकिन आवाज वहीं अटक गई। वो सीधा तहसील गया। वहाँ कागज थे, लाइन थी, खिड़की थी। उसने अपनी बात रखी। सामने वाले आदमी ने कहा, नियम है। तो फिर इंसान कहाँ जाएगा? यहाँ सब नियम से चलता है। नियम इंसान से बड़ा है। खिड़की बंद हो गई। लाइन आगे बढ़ गई। अस्पताल लौटा तो माँ की हालत बिगड़ चुकी थी। मशीनों की आवाज तेज थी। डॉक्टर दौड़ रहे थे। हरिराम को बाहर कर दिया गया। वो दीवार से लगकर बैठ गया। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन शब्द नहीं हिल रहे थे। उसने आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने कहा, हमने पूरी कोशिश की। ये वाक्य सुनते ही हरिराम समझ गया। उसके पैरों से जमीन खिसक गई। वो खड़ा नहीं रह पाया। माँ के जाने के बाद घर और भी छोटा लगने लगा। पिता चुप हो गए। बच्चे सहमे हुए थे। शांति ने हरिराम से पूछा, अब क्या? आज कुछ नहीं, आज बस सांस लेंगे। पहली बार उसने किसी से सच कहा। रात को उसने खेत की तरफ देखा। अंधेरा था। जमीन अब भी वहीं थी, लेकिन उसकी नहीं रही थी। उसने खुद से कहा, मिट्टी छूट सकती है, लेकिन जिम्मेदारी नहीं। ये बात उसने जोर से कही। शायद पहली बार उस रात हरिराम सोया नहीं, लेकिन वो टूटा भी नहीं, क्योंकि कुछ टूटने के लिए पहले ख़त्म होना पड़ता है, और उसकी ज़िंदगी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। माँ के जाने के बाद घर में आवाज़ें कम हो गई थी। सुबह पहले जैसी ही होती थी, लेकिन अब उसमें किसी की खांसी,
किसी की पुकार नहीं थी। हरिराम जब उठता तो आदतन माँ की तरफ देख लेता, फिर याद आता कि अब वहाँ कोई नहीं है। ये याद हर बार नई लगती थी, जैसे दिमाग ने अभी तक इसे मानना शुरू ही नहीं किया हो। पिता ज़्यादातर खाट पर ही पड़े रहते, बोलते कम थे, देखते ज़्यादा थे। एक दिन उन्होंने हरिराम से कहा, माँ चली गई तो घर खाली नहीं हुआ, तू अभी है। हरिराम ने सिर हिलाया। वो समझ गया था कि अब पिता की ताकत शब्दों में नहीं, उम्मीद में बची है। कर्ज अब कागज से निकलकर जिंदगी में उतर आया था। साहूकार का आदमी घर के बाहर खड़ा होने लगा था। कुछ बोलता नहीं था, बस खड़ा रहता था। हरिराम को वो खामोशी ज़्यादा डराती थी, क्योंकि बोलने वाले से बहस हो सकती है, चुप रहने वालों से नहीं। एक दिन बच्चों ने पूछा, पापा हम कब पढ़ेंगे? पढ़ोगे? कब? थोड़ा वक्त लगेगा। बच्चों ने फिर सवाल नहीं किया, जैसे उन्हें भी समझ आ गया हो कि कुछ सवालों का जवाब अभी नहीं होता। शांति अब ज़्यादा मजबूत दिखने लगी थी। उसने एक दिन कहा, मैं शहर में काम देखूं? हरिराम ने उसकी तरफ देखा। उसने कभी सोचा नहीं था कि ये बात शांति बोलेगी। उसने कहा, बच्चे? शांति ने जवाब दिया, मैं देख लूंगी। उस वक्त हरिराम को पहली बार लगा कि वो अकेला नहीं है। पिता की तबीयत धीरे धीरे और गिरने लगी। एक शाम उन्होंने हरिराम का हाथ पकड़कर कहा, मुझे ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। ऐसा मत बोलो बापू, माँ तो हमें छोड़कर चली गई। अब झूठ से डर नहीं लगता बेटा। हरिराम की आंखें भर आई, लेकिन उसने सिर झुका लिया। अगले हफ्ते पिता चले गए, बिना ज्यादा शोर किए। जैसे पूरी जिंदगी उन्होंने धीरे जिया हो, वैसे ही धीरे चले गए हो। घर में अब माँ और पिता दोनों की जगह खाली थी। हरिराम को लगा जैसे वो घर नहीं, किसी खुले मैदान में खड़ा है, जहाँ चारों तरफ हवा है, लेकिन कोई सहारा नहीं। कर्ज का दबाव अब चरम पर था। साहूकार ने आखिरी बार कहा, अब कुछ नहीं बचा। अब जमीन ले लीजिए, लेकिन मुझे बच्चों के लिए वक्त दीजिए। 3 महीने। हरिराम ने सिर हिला दिया। ये सौदा नहीं था, बस मोहलत थी। हरिराम ने गांव छोड़ने का फैसला किया, खेत छोड़ने का नहीं, क्योंकि खेत तो पहले ही छूट चुका था। वो शहर गया, मजदूरी की, ईंटें उठाई, सीमेंट धोया। किसी ने नहीं पूछा कि वो कौन है, और पहली बार उसे ये अच्छा लगा, क्योंकि पहचान अब बोझ बन चुकी थी। शांति बच्चों को लेकर गांव में ही रही। हरिराम हर हफ्ते पैसे भेजता, ज़्यादा नहीं, लेकिन जितना हो सके। एक दिन बच्चों ने फ़ोन पर कहा, पापा हमने स्कूल में नाम लिखवा लिया। हरिराम देर तक कुछ नहीं बोला, फिर कहा, अच्छा किया। उसकी आवाज़ काँप गई। कई महीने बीत गए। एक दिन बारिश हुई, तेज नहीं, बस ठीक ठाक। हरिराम उस वक्त शहर में था। उसने सड़क पर गिरती बारिश देखी और अपने आप मुस्कुरा दिया। उसने बोला, शायद अब किसी और खेत को पानी मिल रहा होगा। वो अब भी किसान था, क्योंकि किसान ज़मीन से नहीं, जिम्मेदारी से बनता है।